कला की दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत ही अजीब और बच्चे तो उनसे भी ज्यादा अजीब दिखाई देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेंटिंग के पीछे आखिर मतलब क्या छुपा होता है? उनमें कोई छुपा हुआ मतलब भी होता है या नहीं? कभी कभार अपनी पूरी की पूरी उम्र पेंटिंग वगैरह के अध्ययन में गुजार देने वाले लोग भी आर्टिस्ट द्वारा उनमें छुपाए गए कोड्स और सिंबल वगैरह नहीं नोटिस कर पाते। तो आइए ब्रश उठाइए और तैयार हो जाइए दुनिया की मशहूर आर्ट और पेंटिंग्स में छुपे हुए कुछ अजीब व गरीब रहस्यमयी दुनिया की यात्रा पर। सिस्टीन चैपल की छत। धर्म के चलते हमें कला के अब तक के सबसे बेहतरीन नमूने प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिस्टीन चैपल के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। सन 1508 से 1512 के दरमियान पोप जूलियस द्वितीय ने इटली के बेहद मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो को चर्च की सीलिंग पर कलाकारी और सजावट करने का काम दिया, लेकिन शायद माइकल एंजेलो और पोप की पसंद नापसंद आपस में जरा भी मिलती नहीं थी। शायद इसीलिए माइकल ने चर्च की छत पर बनी पेंटिंग्स में कुछ बेहद संदिग्ध सिंबल और कोड छिपा दिए। यह माइकल द्वारा चर्च की छत पर बनाई गई क्रिएशन ऑफ एडम नाम की पेंटिंग, जिसे गौर से देखने पर लोगों ने नोटिस किया कि भगवान के इर्द गिर्द बनी वो गुलाबी चादर असल में किसी इंसान के मस्तिष्क जैसी दिखाई देती है। तो क्या हुआ? ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी छत पर बनी सेपरेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डार्कनेस नाम की एक दूसरी पेंटिंग में भगवान की छाती से लेकर थोड़ी तक का हिस्सा रीढ़ की हड्डी और ब्रेन सिस्टम जैसा लगता है, यहाँ तक कि उसमें किडनी से लेकर औरतों के गुप्तांग सब कुछ है। आपको बता दें कि एक माहिर कलाकार होने के साथ साथ माइकल एंजेलो एनाटॉमी के उस्ताद भी हुआ करते थे। जब माइकल छोटे थे तो वो चर्च के कब्रिस्तान में काम किया करते थे, जिसके चलते उन्हें ह्यूमन बॉडी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में ज्यादा लोगों में कहीं ज्यादा मालूम था। मानो कि उन्होंने डाइसेक्शन की क्लासेस ले रखी हूँ। इससे अच्छा तो मैं किसी रेस्टोरेंट के टॉयलेट साफ करने का काम कर लेता भाई। भले ही माइकल एंजेलो का ये काम बहुत ही डरावना और खराब माना जाता रहा, पर उसके चलते उन्होंने ह्यूमन बॉडी की कमाल की नॉलेज हासिल कर ली थी। ये सब तो ठीक है, पर उन्होंने चर्च के सीलिंग पर बनी पेंटिंग में ब्रेन और रीढ़ की हड्डी जैसे सिंबल आखिर क्यों छुपाए? पक्के तौर पर तो मैं नहीं बता सकता, पर मेरा मन कहता है कि इन चिन्हों के जरिए माइकल एंजेलो ये बताना चाहते थे कि वे धर्म के मुकाबले विज्ञान को ज्यादा तरजीह देते हैं, और वे अपने इस मैसेज को ठीक पोप की नाक के नीचे छिपाए रखना चाहते थे। पर मामला इतने पर खत्म नहीं होता। साल 1506 में माइकल एंजेलो को सिस्टीन चैपल के अंदर अल्टार की दीवारों को भी पेंट करने का काम दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो बियाजियो मार्टिनेली नाम की एक पादरी ने उनकी पेंटिंग में नजर आ रही नंगी तस्वीरों के चलते उनके काम की खूब भर्त्सना की। सो माइकल एंजेलो ने बदला लेने के लिए क्या किया? उन्होंने उस पादरी को अल्टार की दीवार पर नर्क के एक राक्षस की तरह पेंट कर डाला, जिसके गधों जैसे बड़े बड़े कान थे और एक सांप उसके लिंग को अपने मुंह में जकड़े हुआ था। जब वो पादरी इस बात की शिकायत को लेकर पोप के पास गया तो पोप ने भी उसका मजाक बनाते हुए कहा कि नर्क में उनका हुक्म नहीं चलता, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सोचिए जरा पादरी की कितनी जल गई होगी। इसलिए सबक दे रहा हूँ, किसी कलाकार के सामने उसकी कला का अपमान कभी मत कीजिएगा। एक बार जब मैंने ऐसी गलती की थी तो उन लोगों ने मेरी शक्ल ऐसी बना दी थी भाई। मोना की असलियत क्या है? मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना? यहाँ तक कि वीडियो देख रहे हमारे कुछ दर्शकों में से कुछ ने तो पेरिस में इस पेंटिंग का सचमुच आमने सामने से भी इसको देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असल में वो ऐसी नहीं दिखती, असली वाली तो ये है। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंची द्वारा 1500 के दशक की शुरुआत में पेंट की जाने वाली मोनालिसा ये है। लेकिन ये वाली मोनालिसा को लियोनार्डो के ही एक शिष्य ने ठीक उसी समय पर उसी वर्कशॉप में तैयार किया था। गौर से देखने पर पाया जाता है कि लियोनार्डो वाली पेंटिंग पर सूखी हुई वार्निश की पपड़ी बन चुकी है, जिसके कारण मोना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती है। लेकिन लियोनार्डो के शिष्य द्वारा बनाई गई मोनालिसा का सन 2012 में जीर्णोद्धार किया गया, जिसके बाद वो पेंटिंग एकदम 16वीं शताब्दी वाली अपनी ओरिजिनल कंडीशन जैसी दिखाई देने लगी। यानी अब हमारे पास मोना की दो पेंटिंग्स है, पर क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक पेंटिंग मोना की असली शक्ल दिखाती है? पास्कल कोर्ट की माने तो मामला कुछ और ही है। उन्होंने पेंटिंग पर लेयर एम्पलीफिकेशन टेस्ट किया, जिसमें पेंटिंग पर एक तेज रोशनी मारी जाती है, फिर पेंटिंग की सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को कैमरा के जरिए नापा जाता है। इस तकनीक के जरिए किसी पेंटिंग की ऊपरी सतह के नीचे छिपी पेंट की दूसरी परतों का पता लगाया जा सकता है, मानो डिजिटल तरीके से प्याज के छिलके की परतें उतारी जा रही हूँ। इस कमाल की तकनीक के जरिए पता चला कि मोनालिसा के नीचे तो एक दूसरी मोनालिसा छिपी हुई है। आजकल तो बता पाना मुश्किल है कि असली क्या और नकली क्या, पर मैं आपको बताता हूँ ये वाली पेंटिंग असली है, क्योंकि पेंटर्स के लिए किसी पेंटिंग पर दूसरी पेंटिंग बना देना एक बहुत ही आम बात है। जाहिर है कोई एक बार में तो इतनी परफेक्ट पेंटिंग बना नहीं पाया होगा। जब क्लाइंट कोई पेंटिंग खास अपने लिए बनवाते हैं तो अपनी पसंद के मुताबिक अक्सर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करवाते हैं। सिल्वानो विंचेटी नाम के एक इटालियन शोधकर्ता दावा करते हैं कि कोड द्वारा इस पेंटिंग को डिजिटली स्कैन करने के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स उभर कर सामने आई हैं जिन्हें नंगी आंखों से अब तक नहीं देखा जा सका था। विंचेटी कहती हैं कि उन्हें इस पेंटिंग की बाई आंख में अंग्रेजी का एस अक्षर नजर आया और दाई में एल। उनका मानना है कि ये खोज पेंटिंग में की गई एक नई पहचान स्थापित कर सकती है। आमतौर पर माना जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग के पीछे की प्रेरणा लीजा जेरार्डनी नाम की एक औरत की थी, जो कपड़ों के एक मशहूर व्यापारी की बीवी हुआ करती थी। लेकिन गोइन का मानना है कि पेंटिंग में छुपा ये एस मिलान पे राज करने वाले ताकतवर
सफोर्जा घराने की औरत की तरफ इशारा करता है। ज्ञात हो कि लियोनार्डो ने मिलान में अच्छा खासा समय बिताया था। अगर उस एल की बात की जाए तो शायद वो खुद लियोनार्डो की तरफ इशारा करता है, पर विचेटी ये नहीं बताते कि लियोनार्डो ने पेंटिंग में ये कोट्स आखिर क्यों छुपाई। इन्होंने खुद पेंटिंग्स को कभी नहीं दिखाया, बल्कि सिर्फ उसके स्केच को ही स्टडी किया है। पर सबसे बड़ा सवाल जो कि मैं समझ नहीं पा रहा वो ये कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी मोना की असली पहचान को लेकर आपस में बार बार भिड़ते क्यों रहते हैं। ये मैजिक पेंटिंग है, इसे भूलो और आगे बढ़ो मेरे भाई। पर आपको बता दें दुनिया का सबसे खुला हुआ आखिर राज क्या है, वो ये कि मेरे YouTube वीडियो बड़े कमाल के होते हैं। तो सोच क्या रहे, नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को झट से दबाइए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। दबा दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब वापस चलते हैं टॉपिक पर। चिट्ठी पढ़ती हुई लड़की। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कलाकार अक्सर अपनी पेंटिंग्स के ऊपर दूसरी पेंटिंग बना दिया करते थे, पर कभी कभार दूसरे लोग भी उनकी पेंटिंग्स पर पेंट कर दिया करते थे। उदाहरण के लिए गर्ल रीडिंग अ लेटर एट एन ओपन विंडो उसको ले लीजिए, जिसे हॉलैंड के एक महान आर्टिस्ट जोहान्स वर्मियर ने बनाया था। पेंटिंग में क्या होगा ये तो उसके टाइटल से पता चल जाता, पर क्या सचमुच ऐसा है? पता नहीं। इस पेंटिंग में ऐसी क्या बात है कि लड़की को देखकर लगता है मानो वो कोई राज छिपा रही है। हकीकत भी शायद यही है। सन 2021 में जब इस पेंटिंग का जीर्णोद्धार किया जा रहा था तो ये नज़ारा सामने आया। ये तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा राज है भाई। वर्मियर द्वारा बनाई गई ओरिजिनल पेंटिंग में चिट्ठी पढ़ती हुई लड़की के पीछे दीवार पर क्यूपिड की एक बड़ी सी पेंटिंग का फ्रेम लगा हुआ था, जो रोमन मान्यताओं के हिसाब से प्यार मोहब्बत का देवता हुआ करता था। और जांच करने पर पता चला कि वर्मियर की पेंटिंग से ये छेड़छाड़ उनकी मौत के कई दशक के बाद की गई थी। ये वाकई में एक बड़ी अजीब हरकत थी और हम नहीं जानते कि ऐसा आखिर किसने और क्यों किया था। क्यूपिड की वो तस्वीर बनी होने के कारण साफ हो जाता है ये लड़की अपनी प्रेमी का लव लेटर ही पढ़ रही है और शायद इसीलिए उसके चेहरे पर एक शर्माने जैसा भाव भी है। वर्मियर की पेंटिंग को फिर से पहले जैसा कर दिया गया, पर बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। क्यूपिड की उस पेंटिंग को आखिर किसने और क्यों ढका? आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। पेंटिंग में छिपी खोपड़ी। पेंटिंग के नीचे छिपी पेंटिंग्स की बात तो बहुत हो गई। आइए अब कुछ ऐसे राज देखते हैं जो आंखों के सामने छिपे होते हैं। इस पेंटिंग का नाम है द एम्बेसडर्स, जिसे 16वीं सदी के मशहूर जर्मन स्ट्रीट पेंटर हांस हॉलबीन द यंगर ने बनाया था। इस पेंटिंग में दो राजनायक खड़े हैं जिनके पीछे रखी मेज पर कुछ किताबें दूसरे कीमती सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दर्शकों का ध्यान इन दोनों आदमियों या उनके पीछे रखे कीमती सामान पर नहीं, बल्कि उनके सामने जमीन पर पड़े इस अजीब से शेप की तरफ ज्यादा जाता है। ये चीज़ है क्या? सुनकर अजीब लगेगा, पर असल में एक इंसानी खोपड़ी की हड्डी है जिससे पेंट करने के लिए हांस ने एनामोर्फिसिस कही जाने वाली एक तकनीक यूज की थी। जब आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो आप उसके ठीक सामने खड़े होते हैं, राइट? इसकी वजह से हमें हर चीज़ एक चपटे टूटी सरफेस पर नजर आती है, लेकिन एनामोर्फिसिस तकनीक वाली पेंटिंग को ठीक सामने से नहीं बल्कि आड़े तिरछे एंगल से देखने के लिए बनाया जाता है। अगर आप द एम्बेसडर पेंटिंग को किनारे से देखेंगे तो पाएंगे कि खोपड़ी साफ नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग को किसी सीढ़ी या गलियारे की दीवार पर या दरवाजे के बगल में टांगने के लिए बनाया गया था, ताकि आते जाते लोगों को खोपड़ी की एक झलक मिल सके। वहीं दूसरों का मानना है कि ऐसा करके पेंटर बस दुनिया को ब्रश पकड़ने का अपना कमाल का हुनर दिखाना चाह रहा था। हकीकत कुछ भी हो, पर ये देखने में बड़ी अजीबोगरीब लगती है। आखिर ये खोपड़ी क्यों? किसी बिल्ली के बच्चे जैसी कोई प्यारी चीज क्यों नहीं बनाई? वजह यह है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत में इंसानी खोपड़ी को इस बात की निशानी माना जाता था कि मौत तो एक दिन सबको आनी है। ये लोग तो इतने गंभीर लग रहे हैं, किसी पार्टी में पहुंच जाए तो ज़ारा के ज़ारा माहौल ही खराब कर दें मेरे भाई। पिघलती हुई घड़ियां। मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है कि बहुत से आर्टिस्ट थोड़ा सनकी टाइप के होते हैं और इस मामले में सैल्वाडोर डाली का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। 20वीं सदी का ये मशहूर स्पेनिश आर्टिस्ट अपनी उठी हुई नुकीली मूंछों और अपने पालतू एंट ईटर्स के जोड़े को पेरिस मेट्रो में घुमाने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। सो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि डाली की पेंटिंग्स भी उनकी तरह अजीबोगरीब हुआ करती थी। इनफैक्ट आपने द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नाम से जानी जाने वाली उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग को जरूर देखा होगा, जिसमें तरह तरह की घड़ियों को बर्फ की तरह पिघलते हुए दिखाया गया है। क्रिटिक्स अक्सर इस बात का कयास लगाते हैं कि डाली ने घड़ियों को आखिर इस तरीके से क्यों दिखाया। तो क्या ये एक इशारा था कि समय हमेशा बहता रहता है? यहाँ इन घड़ियों के जरिए पेंटर कहना चाह रहा था कि हर बीतते पल के साथ हमारी जिंदगी भी पिघलती जा रही, पर हकीकत तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डाली कोई आइडिया पिघलता हुआ नरम चीज खाते वक्त आया था। एक मिनट रुको, यानी मॉडर्न आर्ट के इतिहास की सबसे मशहूर और लोकप्रिय पेंटिंग असल में किसी लंच से प्रेरित हुई थी? जी हाँ भाई, लगता तो ऐसा ही है। डाली को वो चीज कुछ ज्यादा ही पसंद रही होगी। यहाँ लोग उनकी पेंटिंग में कुछ गहरा राज छिपा हुआ उसका मतलब ढूंढ रहे हैं और उन्होंने चीज से प्रेरित होकर इसे न जाने क्या अगड़म बगड़म बेहद कठिन सा नाम दे डाला। कमाल है भाई, इससे भी बड़ा कोई नाम नहीं मिला था क्या? एक अमेरिकन होने के नाते अब मैं अपने देश की चीज बनाने जा रहा हूँ, तो पेश है आपके सामने दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू वाली अमेरिकन चीज।
पेंटिंग में छिपा शौच करने वाला बंदा। कला की सबसे अच्छी बात होती है कि आप दुनिया की कोई भी चीज बना सकते हैं और आपकी कल्पना के अलावा कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। और शायद डच पुनर्जागरण के सबसे मशहूर पेंटर पीटर ब्रुगेल द एल्डर ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। वो गांव के खूबसूरत दृश्यों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने वाली अपनी जॉनर पेंटिंग कही जाने वाली पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन तेज निगाहों वाले कुछ लोगों ने उनकी पेंटिंग्स में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज छिपी हुई देखी। उदाहरण के लिए उनकी मशहूर पेंटिंग टावर ऑफ बेबल को ले लीजिए। आइए देखते हैं क्या आप उसे नोटिस कर पाते हैं। एक मिनट को वो आदमी क्या कर रहा है भाई? क्या वो बीच पर खुले में शौच कर रहा है? जी यार। और ये चीज पीटर की बहुत सी पेंटिंग्स में बार बार नजर आती है। आइए गेम खेलते हैं। मैं आपको उनकी एक पेंटिंग दिखाऊंगा और आपको उसमें छिपे हुए शौच करने वाले लोगों को ढूंढना होगा। गेम का नाम होगा पॉटी करने वाला कहाँ छिपा है। आपके सामने पेश है द मैगपाई ऑन द गैलोज और आपके पास है 1 सेकंड का टाइम। ये रहा। आइए अब एक आखिरी राउंड खेलते हैं। ये है नीदरलैंडिश सोवर्स नाम की पीटर की एक दूसरी पेंटिंग। क्या वो बंदा आपको दिखाई दिया? इसमें तो दो दिख गए, जिसका मतलब हुआ डबल पॉइंट। नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना स्कोर जरूर बताएं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पीटर अपनी पेंटिंग्स में शौच करने वाले बंदे को आखिर क्यों बनाते थे? असल में वे अपनी पेंटिंग के जरिए गरीब तबके की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत दिखाना चाहते थे। उनका ये आइडिया देखने में भले ही भद्दा लगता हो, पर वो सच था। अफसोस कि पीटर की पेंटिंग्स के पैसे देने वाले शहर के बड़े और रईस लोगों को उनकी इस पेंटिंग में छुपाए भद्दा चित्र जरा भी पसंद नहीं आता था। वो लोग शान शौकत वाली इमेजेस पेश करना चाहते थे, पर पीटर उन्हें सच का आईना दिखाने पर तुले हुए थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए पीटर ने शौच करने वाले बंदे को अपनी पेंटिंग्स में छिपाकर पेश करना शुरू कर दिया। मतलब ठान लिया है तो पेंटिंग में उसे दिखा कर रही है, भले ही क्लाइंट नाराज होकर भाग जाए। पिछवाड़े पर बने म्यूजिकल नोट्स। शौच करने वालों की बात तो बहुत हो गया। ये अब चलते हैं अपने पिछवाड़े से संगीत पैदा करने वाले बंदे की तरफ। हारमोनियम बॉश का एक मशहूर डच पेंटर हुआ करता था जो धार्मिक विषयों पर आधारित भयानक और हैरतअंगेज पेंटिंग्स बनाने के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स 1490 से 1510 के बीच बनाई गई थी, जिसमें जीवन और मृत्यु लोक से जुड़े बहुत सारे अजीबोगरीब निशान छिपे हुए हैं। पेंटिंग के सबसे बाएं वाले हिस्से में एडम और ईव का मिलन दिखाया गया है। बीच वाले हिस्से में इंसानों द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के पाप नजर आते हैं और राइट साइड वाले हिस्से में गुनाह करने वाले इंसानों को नरक में सजा पाते हुए दिखाया गया। लेकिन एक मिनट को, क्या इस पेंटिंग में भी किसी इंसान का पिछवाड़ा नजर आ रहा है? लगता है डच पेंटर्स को इस विषय से कुछ ज्यादा ही प्यार था। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि बिना कपड़ों का एक इंसान फ्लूक नाम के एक बेहद विशालकाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नीचे पीठ के बल दबा हुआ है और उसके पिछवाड़े पर किसी ने म्यूजिकल नोट्स बना डाले। नरक में सदा सदा के लिए शैतान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड बना दिए जाने की सजा तो वाकई बड़ी भयानक है भाई। आइए आपको सुनाते हैं कि उस खास जगह पर लिखे हुए म्यूजिकल नोट्स हकीकत में कैसे सुनाई देते हैं। मुझे फ्लूक का म्यूजिक कुछ ज्यादा तो नहीं पसंद, पर सच कहूं तो मैंने इससे भी कहीं ज्यादा बुरी धुन सुन रखी है। पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बॉश को भी ज्यादा पसंद नहीं था। असल में पेंटर इस पेंटिंग के जरिए कहना चाहता था कि फ्लूक म्यूजिक सुनना नरक की सजा से कम भयानक नहीं है। सोचिए अगर ये बंदा हमारे क्लास की वायलिन प्रैक्टिस में आ जाता तो क्या होता? वहाँ की धुन सुनकर तो हर कोई रोने लगता, क्योंकि कान का दर्द शायद बर्दाश्त से बाहर हो जाता। रेत में छिपा एक राज। मुझे बीच पर जाना बहुत पसंद है, बस ब्रुगेल ने वहाँ अपनी कलाकारी ना दिखा रखी हो। समंदर दिखाने वाली मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग में से एक है हेनरिक वॉन हेनिसेन द्वारा सन 1641 में बनाई गई पेंटिंग शेवेनिगन। मुझे तो इस पेंटिंग को महज देखने भर से समंदर की हवा की खुशबू आने लगी। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है वो ये कि इतने सारे लोग समंदर किनारे आखिर खड़े क्यों हैं? वो क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सोचता था कि शायद इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली चीज पेंटिंग में नजर ना आ रही हो। फिर सन 2014 में इस पेंटिंग को जीर्णोद्धार करने के लिए भेजा गया। उस प्रक्रिया के दौरान जब शान क्वांग नाम की एक एक्सपर्ट ने पेंटिंग से सूखी हुई वार्निश की पपड़ियां हटानी शुरू की तो उन्होंने देखा कि समंदर में एक आदमी हवा में तैर रहा है। जब उन्होंने पेंटिंग के और लेयर्स हटाई तो पता चला कि वो आदमी हवा में नहीं बल्कि बीच पर मरी पड़ी एक व्हेल मछली के ऊपर खड़ा था। तो ये है वो चीज जिसको दिखाने के लिए आधा गांव इकट्ठा हो रखा था। लेकिन उस व्हेल को आखिर छिपाया क्यों गया है? बात यह कि उस जमाने में पेंटिंग्स को सजावट से सामान से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। इसलिए जब लोगों को किसी पेंटिंग का कोई हिस्सा पसंद नहीं आता था तो वो एक दूसरा आर्टिस्ट बुलवा कर उस हिस्से को बदलवा देते थे। और उस व्हेल वाली पेंटिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि दुनिया भर में मशहूर हजारों पेंटिंग्स की सच्चाई कुछ और ही हो सकती है। अब तो समझ नहीं आता कि भैया किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। मेरी एक्स थी कमाल। आज के ज़माने में लोग पेंटिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले अमेरिकी आर्टिस्ट जॉन सिंगर साजिन ने एक इतनी विवादास्पद पेंटिंग बनाई कि उन्हें अपना देश छोड़कर कहीं भागना पड़ा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको इस कलाकार की वो कारस्तानी दिखाने जा रहे हैं जिसने इतना विवाद खड़ा किया है। तैयार है? 3, 2, 1। बस इतने से विवाद हो गया। तो एक सुंदर सी ड्रेस पहने हुए एक
नॉर्मल लेडी है ये तो। आज हम टीवी पर ऐसी बहुत सारी चीजें देख चुके हैं कि आप कुछ भी शौकीन नहीं लगता, पर चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैडम एक्स नाम की ये पेंटिंग पेरिस में 1884 में रिलीज की गई थी और लगभग हर किसी ने इसको बेहद नापसंद किया था। औरत का कपड़ा उस जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही छाती दिखा रहा था और चीजों को और भी ज्यादा बदतर बनाते हुए उसके दाहिने कंधे का स्ट्रैप भी कामुक अंदाज में नीचे की तरफ सरका हुआ था। हालांकि साजिन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई पेंटिंग वाली औरत को पहचान न सके, लेकिन रिलीज होते ही सब पहचान गए कि ये तो पेरिस की मशहूर लेडी वर्जिनी गॉटी है। बताने की जरूरत नहीं कि लेडी के पूरे खानदान का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उन्होंने डिमांड की कि सार्जेंट ड्रेस का स्ट्रैप सही करते हुए उसे फिर से पेंट करें, जिसके लिए सार्जेंट खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस बात जितनी बिगड़नी चाहिए थी उतनी बिगड़ गई थी। पेरिस के हर छोटे बड़े शख्स ने उसके साथ जिंदगी में कभी न कभी काम ना करने का प्रण किया, जिसके चलते सार्जेंट को देश छोड़कर लंदन जाकर बसना पड़ा, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन पेरिस को होने वाला नुकसान कला जगत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और आगे चलकर सार्जेंट दुनिया के सबसे महान जाने माने कलाकारों में से एक बनकर उभरे। यानी वो कंट्रोवर्सी जनाब के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। मैरी के ऊपर यूएफओ। सन 1947 में अमेरिकन पायलट केनेथ अर्नोल्ड माउंट हैरियर के ऊपर से अपना जहाज लेकर जा रहे थे जब उन्होंने आसमान में उड़ती हुई 9 अजीबोगरीब चीजें देखी। माना जाता है कि ये आधुनिक युग में यूएफओ देखने का दावा किया जाने का सबसे पहला मामला है। लेकिन आधुनिक युग से पहले के जमाने का क्या? जब मैं किसी गुमनाम आर्टिस्ट द्वारा 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बनाई गई मैडोना एंड चाइल्ड विद इन्फेंट सेंट जॉन नाम की पेंटिंग देख रहा था तो मुझे पेंटिंग में एक अलौकिक सी चीज नजर आई। जी नहीं, मैं बॉडी बिल्डर जैसे देखने वाले इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैरी के कंधे के ऊपर नजर आ रही इस अजीब सी चीज ने यूएफओ में यकीन रखने वाले बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। माना कि ये चीज बिल्कुल यूएफओ जैसे नहीं दिखती, पर उससे भी ज्यादा अलग भी नहीं नजर आती। वहीं पीछे खड़ा किसान और उसका कुत्ता भी उस चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं। तो ये चीज आखिर में है क्या? क्या इससे साबित होता है कि जीसस की पैदाइश के वक्त एलियंस धरती पर आ गए थे? जी नहीं, सेंट ल्यूक के गॉस्पेल के मुताबिक ईश्वर के एक फरिश्ते ने नीचे आकर चरवाहों को यीशु के पैदा होने की खबर दी थी। पेंटर्स फरिश्तों को दिखाने के लिए अक्सर रोशनी या चमकते हुए बादल इस्तेमाल करते थे, जैसा कि इस पेंटिंग में हुआ। जीसस की पैदाइश से जुड़ी कई पेंटिंग्स में आपको आसमान में बहुत से अजीब-ओ-गरीब चीजें देखने को मिल जाएंगी। जाहिर है ये यूएफओ के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर होगी, पर केनेथ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले यूएफओ देखने का उनका टाइटल अभी भी बरकरार रहने वाला है। स्टारी नाइट। विंसेंट वैन गॉश के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनके कान काटने के किस्से उनकी पेंटिंग जितनी मशहूर हैं। सन 1889 में बनाई गई स्टारी नाइट नाम की पेंटिंग में विंसेंट ने रात के आसमान को रोशनी की लहरों की मदद से इस तरह दिखाया कि कला जगत के साथ साथ वैज्ञानिक लोग भी उसको देखकर दंग रह गए। पेंटिंग में नजर आ रही सफेद रंग की घुमावदार लहरें स्थिर तस्वीर में भी मोमेंट का एहसास कराती हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को टर्बुलेंट फ्लो कहे जाने वाले कॉन्सेप्ट की याद आ गई। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही कठिन है, इसलिए ध्यान लगाकर समझिएगा। जब आप किसी लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड डालते हैं तो शुरू में थोड़ी देर के लिए वो लिक्विड जो होता है दूसरा वाला बहुत ही धीरे धीरे उस लिक्विड में फैलता है, लेकिन जल्दी उसकी धारा टूट कर इधर उधर चारों दिशा में फैलने लगती है और इसी को वैज्ञानिकों की भाषा में टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब लिक्विड के अंदर मौजूद कण अलग अलग स्पीड से मूव करने लगते हैं, जिसके कारण लिक्विड में हिलोरे मारती हुई धाराएं पैदा हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही पैटर्न जैसा वैन गॉज ने अपनी इस पेंटिंग में दिखाया। अगर आप अब भी ध्यान लगाकर सुन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये सब समझना वाकई बड़ा कठिन है। आप कहेंगे कितना कठिन? इतना कठिन कि विंसेंट वैन गॉज द्वारा ये पेंटिंग बनाए जाने के पूरे 60 सालों के बाद तक वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट को समझने में जरा भी तरक्की नहीं कर पा रहे थे। आज भी हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए और ये विज्ञान जगत की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अब आप पूछेंगे कि कुदरत के सबसे कठिन कॉन्सेप्ट्स में से एक की समझ वैन गॉज को आखिर कहां से मिली? तो इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, या शायद विंसेंट के अलावा किसी के पास भी ना हो। क्या पता वे कुछ ऐसा जानते रहे हो जो कि हमें ना पता हो। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। युवा मोजार्ट एक फ्रीमेसन। अभी किसी और ने भी एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की है। जी हाँ, ये बंदा। मुझे बस नाइजीरिया के एक बैंक अकाउंट में $2000 ट्रांसफर करने पड़े और काम हो गया। मैं भी कितना कूल हूँ, है ना। वैसे आपको बता दूं कि हमारे बहुत से हिस्टोरिकल हीरोज एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हुआ करते थे। आप मोजार्ट को जानते होंगे। कंपोजर पिएट्रो एंटोनियो लॉरेंजोनी द्वारा सन 1763 में बनाए गए युवा मोजार्ट की इस तस्वीर पर एक नजर डाली। आपने पेंटिंग में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया? नहीं तो बता देता हूँ। उस जमाने में एक हाथ जेब के अंदर डालकर फोटो खिंचवाने का इशारा करता था कि बंदा फ्रीमेसन सोसाइटी का हिस्सा है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर एक खास अंदाज में एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी मेंबरशिप के बारे में बताते हैं। पर यह सोसाइटी इतनी सीक्रेट आखिर क्यों है? क्योंकि दुनिया के कुछ बहुत बड़े बड़े लोग इस सोसाइटी का हिस्सा रह चुके हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन और विंस्टन चर्चिल जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेता भी फ्रीमेसन के मेंबर हुआ करते थे। लेकिन ये सब उस क्लब में आखिर करते क्या थे? खुले तौर पर तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कुछ फुसफुसाहटें ही थी। ये पूरी तरह से सच है कि मोजार्ट भी इस क्लब के मेंबर
हुआ करते, पर उन्होंने संस्था को सन 1784 में ज्वाइन किया था, यानी ये पेंटिंग बनाए जाने के पूरे 21 साल के बाद। तब फिर पेंटर्स ने उन्हें फ्रीमेसन जैसे हाथ के पोज के साथ क्यों पेंट किया? बात यह कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में पहुंचे हुए लोगों की तस्वीर का एक हाथ उनकी कोट की जेब में हुआ करता था। आप यूं समझ लीजिए ये पोज उस जमाने का सेल्फी पाउट हुआ करता था। पर फिर भी मुझसे पूछा जाए तो ये काफी बड़ा संयोग है कि जमाने की शुरुआत इस पोज में पेंट किए गए मोजार्ट ने आगे चलकर फ्रीमेसन सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम देख सकते हैं कि मोजार्ट अपने हाथों में असल में क्या कर रहे थे। आप भी देखना चाहते हैं? ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। ह्यूगेनॉट। बचपन का वो पहला प्यार सुहाना होने के साथ साथ अक्सर बड़ा दर्दनाक भी साबित होता है। शुक्र है कि मेरी जिंदगी का पहला प्यार जॉन एवरेट मिलाइस द्वारा सन 1852 में बनाई गई पेंटिंग ह्यूगेनॉट उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस पेंटिंग में हम एक युवा प्रेमी जोड़ी को बड़ी कोमलता से एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए देख सकते हैं। कितना क्यूट है ना। लेकिन एक मिनट रुको, ये लड़की अपने हाथों से क्या कर रही है? क्या वो लड़के को बांध रही होती? कहीं ये पेंटिंग प्यार के बजाय बेवफाई की दास्तान तो नहीं बयां कर रही? पेंटिंग का सच बड़ा ही पेचीदा है। असल में लड़की अपने प्रेमी के हाथ पर रुमाल बांधकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही। ये पेंटिंग सन 1572 का सीन दिखाती है, जब पेरिस आज के मुकाबले बहुत ही पिछड़ी हुई सोच वाला एक शहर हुआ करता था। उस वक्त पेरिस में रहने वाले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या ह्यूगेनॉट कहे जाने वाले ईसाई संप्रदाय के बीच एक बेहद खूनी धार्मिक संघर्ष युद्ध छिड़ा हुआ था। जब सम्राट की बहन मार्गरेट की शादी नवारे के हेनरी तृतीय से होने लगी तो उसमें बहुत से नामचीन ह्यूगेनॉट्स भी शामिल हुए थे। कैथोलिक लोगों ने इस मौके पर हिंसा का इस्तेमाल करते हुए मुकाबले में बढ़त पाने की योजना बनाई। हमले के दौरान गलती से किसी कैथोलिक की जान न चली जाए, इसलिए सभी कैथोलिक लोगों को अपने हाथों पर एक सफेद रुमाल बांध देने को कहा गया ताकि वे अलग से पहचाने जा सकें। जैसा कि हम इस पेंटिंग में देख पा रहे हैं, एक दूसरे के बाहों में एकदम मंत्रमुग्ध से नजर आ रहे इस प्रेमी जोड़े में लड़के कैथोलिक और लड़का एक प्रोटेस्टेंट यानी ह्यूगेनॉट। प्रेमिका जानती है कि आज रात होने वाले हमले में उसका प्रेमी मारा जा सकता है, सो उसके हाथ पर सफेद रुमाल बांध रही है ताकि हमलावर उसे कैथोलिक समझकर छोड़ दे। लेकिन लड़का कपड़ा बांधने से मना कर रहा है क्योंकि उसके लिए धर्म जीवन से कहीं ज्यादा ऊपर और कीमती है। पेंटिंग में बहुत गहराई है, जबकि पहली नजर में लगा था कि यहाँ से प्यार मोहब्बत चल रहा है। प्यार का ये किस्सा वाकई बड़ा दर्दनाक है और यहाँ मैं धार्मिक उत्पीड़न की उड़ान के खतरे के बिना भी किसी सुंदर लड़की से बात करने से डर जाता हूँ मेरे भाई। यीशु का लास्ट सपर। स्कूल के ज़माने में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा नापसंद हुआ करता था? मेरा तो मैथ्स होता था भाई। अगर अब्राहम के पास 5 सेब हैं तो अच्छी बात है कि लड़के को खाने दो, मजे करने दो, लेकिन बड़े होने पर अब मुझे समझ आ चुका है कि मैथमेटिक्स जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। आपको दा विंची याद है ना, जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था? उन्हें मैथ्स बहुत पसंद थी, इतना कि ये उनकी पेंटिंग में देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए द लास्ट सपर नाम की इस पेंटिंग पर एक नजर डाली जिसमें यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक आखिरी बार खाना खा रहे हैं। अब आप कहेंगे इस पेंटिंग में मैथ्स नहीं बल्कि यीशु नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पेंटिंग का अध्ययन करने पर पाया जाता है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस पर आधारित है। ये नंबर्स की कैसी चेन होती है, इसमें हर नंबर पिछले 2 नंबर्स के जोड़ के बराबर होता है। इतना समझ गए? वेरी गुड। अब इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेंटिंग पर फिर से एक नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक टेबल है, एक मुख्य किरदार यीशु, उनके दोनों तरफ 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं और यीशु का शेप किसी ट्राइंगल जैसा है जो फादर, सन और होली स्पिरिट की ट्रिनिटी की तरफ इशारा करता है। यीशु के सभी शिष्य 3-3 के समूह में खड़े हैं, यानी यीशु को लेकर गिनने में कुल 5 ग्रुप्स, 8 साइड पैनल और उसमें 13 लोग नजर आ रहे हैं। पेंटिंग में ऐसे और भी बहुत सारे मजेदार उदाहरण हैं, पर इतने में बात समझ में आ गई होगी। अब समझ रहे हो आप कि मैं क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था कि दा विंची की पेंटिंग में भी मैथ होती थी? वाकई लाजवाब। अगर आप अब भी एग्री नहीं करते कि मैथ्स इंटरेस्टिंग होती है तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। किसी और जैसी दिखने वाली ये आकृति दिख रहे हैं? लेखक डैन ब्राउन ने सन 2003 में रिलीज की अपनी किताब द विंची कोड में कयास लगाया कि शायद ये औरत मैरी मैग्डलिन थी जो यीशु की एक बहुत करीबी महिला मित्र थी। औरत जैसी इस आकृति को यीशु के ठीक बगल में बैठा देख सकते हैं। ब्राउन ने कयास लगा कि शायद दोनों के बीच में दोस्ती से भी कहीं ज्यादा कोई गहरा रिश्ता था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ नजर आने वाला शेप उन दोनों का बच्चा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ना ही ज्यादातर एक्सपर्ट्स को दिखाई देता है। द विंची अक्सर मर्दों को औरतों जैसे लुक के साथ पेंट किया करते थे और हकीकत तो यह कि ये वाली पेंटिंग और ये आकृति दोनों ही सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की है, न कि मैरी मैग्डलिन की। ईसाई शास्त्रों की माने तो मैरी तो उस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद भी नहीं थी। वाकई कुछ लोग फेमस होने के लिए क्या क्या बकवास करने को तैयार नहीं रहते यार। फिर से लास्ट सपर। अब पेश है हमारी आखिरी पेंटिंग। वीडियो लगभग खत्म हो चुका है, पर उससे पहले वैन गॉग की एक और बेमिसाल पेंटिंग की चर्चा कर लेते हैं। इस पेंटिंग का नाम है कैफे टेरेस एट नाइट और ये दुनिया की अब तक की सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक मानी जाती है। लेकिन मैं पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाया कि ये पेंटिंग आखिर क्या मैसेज देना चाहती है। फिर एक दिन मैं यूं ही बैठकर पेंटिंग को देख रहा था, तभी नोटिस किया कि पेंटिंग में नजर आ रहे कैफे के बीचों बीच सफेद रंग का एक वेटर काले रंग की कुछ आकृतियों से घिरा खड़ा है। रुको जरा, बीच में एक मुख्य आकृति के इर्द गिर्द मौजूद 12 आकृतियां,
ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। जी हाँ, मानो ये द लास्ट सपर पेंटिंग का कोई दूसरा रूप हो। उन काली आकृतियों में से एक तो चुपके से भागने की कोशिश करते हुए नजर भी आ रही है, जो कुछ स्कॉलर्स की माने तो यीशु से गद्दारी करने के लिए जाते हुए जूडास की तरफ इशारा करता है, या हो सकता है वो बंदा सिर्फ अपनी कॉफी के पैसे देने से बच रहा हो। वैन गॉग की अंतिम पेंटिंग्स में इस तरह की बहुत सी धार्मिक थीम देखने को मिल जाएंगी। इस पेंटिंग का नाम है द सोवर। क्या आप पेंटिंग के सूरज में कुछ नोटिस कर पा रहे? डूबते हुए सूरज को देखकर लगता है मानो इस केंद्रीय आकृति के सिर के इर्द गिर्द दैवीय तेज नजर आ रहा है। वैन गॉग की जिंदगी के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें उनके द्वारा अपने भाई को लिखे गए खतों से मिलती है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में धर्म की तरफ झुका हो जाने की बात कही है। कमाल है, इस बंदी की एक उंगली में इतना जादू था जितना मेरे पूरे के पूरे शरीर में नहीं है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इनमें से कौन सी पेंटिंग में छुपे हुए राज आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।